पहाड़ों पर इस वक्त बर्फबारी है, जहां इस वक्त हिमयुग जैसा माहौल बना हुआ है। बर्फ ने बरसने की सारी हदें तोड़ दी हैं, क्योंकि पहाड़ों पर बेसब्री के साथ जिस चीज का इंतजार किया रहा था वो पूरा हो गया है। बिल्कुल शगुफ्ता, कैसे पहाड़ों पर बर्फ के बीच बीत रही है वहां पर लोगों की जिंदगी, उसकी 10 सबसे अब दिलचस्प तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। ये तस्वीरें देखिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में जबरदस्त बर्फबारी के दौरान एक अद्भुत और हैरान कर देने वाली तस्वीर वायरल हो रही है। ये बर्फबारी के बीच अचानक बर्फ तेज बहाव से नदी के रूप में पहाड़ से बहने लगी। ये नजारा पांगी के मिंधल गांव का है। आप देख सकते हैं कि बर्फबारी के दौरान अचानक बर्फ की नदी बहती नजर आ रही है। स्थानीय लोग सीटी बजाकर लोगों को सचेत करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि लंबे अंतराल के बाद पांगी घाटी में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। इन दिनों पांगी घाटी का संपर्क शेष दुनिया से कट चुका है। चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत नज़ारा किसी ने अपने कैमरा में कैप्चर किया है। ऐसी अद्भुत तस्वीरें शायद इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी, क्योंकि बर्फ का झरना यहाँ पर बह रहा है और ये अपने आप में देखने में बेहद दिलकश नज़ारा प्रतीत हुआ। तो बर्फबारी के बाद नज़ारे कैसे हैं वो आपको एक के बाद एक तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं। और चलिए इसके बाद अगली तस्वीर भी जरा देख लीजिए। ये भी वायरल तस्वीरों में से एक तस्वीर है जो सामने आई है। बर्फीले तूफान के बीच में पूरी शान से लहरा रहा तिरंगा देख लीजिए। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी काफी चर्चित है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले की हैं, जहां खास तौर पर गुरेज में तेज बर्फीला तूफान आया। इस तूफान की वजह से करीब 100 घर और कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन इस बर्फीले तूफान से तिरंगे को कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह तिरंगा पूरी आन बान और शान के साथ लहराता दिखा। तो बर्फबारी के साथ ही पहाड़ों पर विंटर गेम्स की भी शुरुआत हो जाती है। बांदीपोरा के गुरेज में इन दिनों बर्फ की मोटी परत के बीच ऐसा ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। गुरेज प्रीमियर स्नो लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है। बर्फ हटाकर क्रिकेट पिच बनाई गई, जिस पर बॉलर, बैटर और 1-2 खिलाड़ी मौजूद है। बैट्समैन मौजूद है, लेकिन बाकी फील्डर बर्फ के बीच गेंद पकड़ने के लिए मौजूद हैं। बर्फ के बीच भागकर गेंद पकड़ना भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस रोमांच का लुत्फ सभी क्रिकेटर उठा रहे हैं। गुरेज प्रीमियर स्नो लीग का ये 6ठा संस्करण है, जिसे भारतीय सेना ने आयोजित किया। गुरेज घाटी से कुल 30 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। फाइनल फिलहाल 16 फरवरी को खेला जाएगा। तो ये तस्वीरें आप बांदीपोरा की देख रहे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर चल रहा है, जो कि सेना के जवानों द्वारा आयोजित किया गया है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक, चाहे जम्मू कश्मीर की क्यों ना बात हो, हर जगह सिर्फ बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसके बाद बांदीपोरा की ये तस्वीर, बर्फ के बीच खेल का आयोजन किया गया है और यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए सभी नजर आ रहे हैं। बर्फ को हटाया गया है और एक पिच बनाई गई है, जिस पर बैट्समैन है, बॉलर है और साथ ही बर्फ के बीचों बीच सारे फील्डर खड़े हैं बॉल को कैच करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये भी अद्भुत तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर के इलाके से सामने आई है। देखिए, जम्मू कश्मीर का जब भी जिक्र आता है तो धरती की जन्नत इसको कहते हैं। कई इलाके इन दिनों यहाँ पर बर्फ की सफेदी में समा गए हैं। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका किसी जन्नत जैसा नजर आता है। चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य आपको नजर आएगा। जाहिर सी बात है, बर्फ की मात्रा जब इतनी ज्यादा हो जाती है तो आवाजाही करने के लिए लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। कुपवाड़ा के चौकीबल तंगधार में बर्फ ने पूरा इलाका इस कदर ढक दिया, जिसके बाद मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, ताकि सड़कें फिर से चलने फिरने लायक लोगों के लिए बन सके और आवाजाही जो है उसको फिर से कायम किया जा सके। तो एक तरफ तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर बर्फोत्सव का साम्राज्य हमें हर जगह नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हालांकि नज़ारा बेहद अद्भुत है, लेकिन आने जाने में, आवाजाही करने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी परेशानी को दूर करने के लिए अब मशीनों के जरिए इस बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के ही बांदीपोरा गुरेज रोड पर भी भारी बर्फबारी के बाद बर्फ ने डेरा डाल दिया है। आलम यह है कि सड़कें पूरी तरह से बर्फ की मोटी मोटी परतों के नीचे समा चुकी हैं, जिसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहां भारी मशीनों को बर्फ हटाने के काम में तैनात कर दिया है।
बड़ी बड़ी मशीनें उनके जरिए बर्फ हटाने का अभियान युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जल्द से जल्द आवाजाही बहाल की जा सके, इसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। और चलिए बर्फबारी की एक और वायरल तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीर आई है दरअसल उत्तरकाशी से सामने। उत्तरकाशी में भी इन दिनों ऐसा ही नजारा है जो पिछली तस्वीरों में आपने देखा है। यहाँ पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका मजा उठाने के लिए सैलानी पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन नाचते गाते झूमते हुए इस बर्फोत्सव का आनंद लेते हुए इन तस्वीरों में आप लोगों को देख सकते हैं। स्थानीय लोग भी मजा ले रहे हैं। आसमान से गिरती बर्फ की तेज फुहारों के बीच एक महिला का वीडियो वायरल है। और चलिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्थानीय महिला का ये वीडियो दरअसल बहुत ज्यादा वायरल है। कुदरत की इस नेमत का वो नाच कर स्वागत कर रही है। अगली तस्वीर देखिए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मौजूद पटनी टॉप इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। यहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद पटनी टॉप का नजारा बेहद दिलकश नजर आया। बर्फ की मोटी मोटी परतों से पूरी वादी ढक गई है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पटनी टॉप से व्यू पॉइंट तक जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपको 2-3 फीट से भी अधिक बर्फ दिखाई देती है। सर्दी बढ़ने के साथ साथ बर्फ की ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। और चलिए एक और तस्वीर लिए आए हैं आपके लिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली की ये तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक इन दिनों घूमने के लिए जा रहे हैं। बर्फबारी का दौर देख लीजिए, यहाँ भी जारी है। भारी बारिश और बर्फबारी से यहाँ स्थानीय लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो है ही, लेकिन सैलानियों के लिए घूमने फिरने का माहौल काफी अच्छा हो गया है। ड्रोन से ये तस्वीरें कैप्चर की गई हैं। इन तस्वीरों में देखिए, आप देख सकते हैं कि मनाली के इन रिहायशी इलाकों और उसके आसपास कैसे बर्फबारी ने सब कुछ सफेद कर दिया। घर, दुकान, पेड़ पौधे सभी बर्फ की सफेदी में पूरी तरह से समा चुके हैं। आधी जनवरी के बाद मौसम ने करवट ली तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम पूरी तरह से बदल गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हुई तो मैदानों में ठंड और शीतलहर। जम्मू कश्मीर के बाद बर्फबारी का शिद्दत से इंतजार कर रहे हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ भी अब बर्फ से लद गए हैं। मौसम में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आया था और अब एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने के कारण संभावना ये जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा कि बर्फबारी और ठंड एक बार फिर से बढ़ सकती है। मौसम में बड़ा बदलाव 30 जनवरी की रात से देखने को मिलेगा, जब एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में दस्तक देगा। इसका असर 31 जनवरी को राजस्थान में हल्की बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है, जहां पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। और देखिए 1 फरवरी को आपको बता दें, इस पश्चिमी विक्षोभ का असर अपने चरम पर होगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। पहाड़ों पर हो रही इस हलचल का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा सकता है। मतलब ये कि सावधानी आगे अभी और रखनी पड़ेगी। तो देखिए पहाड़ों पर बरसी बर्फ के बीच में मैदान का हाल क्या रहेगा, चलिए इस पे भी आपको एक एक करके समझा देते हैं कि तस्वीर कैसे बदलने वाली है। मौसम विभाग का ये कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अगले कुछ दिनों तक मैदानों में ऐसे ही दिखता रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में फिर से कोहरा और शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। बिल्कुल, 48 घंटों की बात करें तो मैदानी इलाकों में न्यूनतम पारा 2 से 4 डिग्री तक नीचे लुढ़क सकता है। मौसम विभाग ने एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की बात कही है, जो कि 2 फरवरी तक एक्टिव रहने वाला है। और देखिए दिल्ली की बात करें तो यहाँ जनवरी में ही 4 साल के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। दिल्ली में अगले 7 दिन कड़ाके की ठंड की भविष्यवाणी है। मतलब ठंड के दिन अभी फरवरी में भी रहने वाले हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 3 फरवरी तक गलन वाली हवाएं चलेंगी। मतलब सुबह और शाम ठंड कड़ा इम्तिहान लेगी। आईएमडी ने फरवरी की पहली तारीख को दिल्ली में फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया और आज दिल्ली में धूप छांव खिली रह सकती है। मतलब कभी धूप तो कभी बादल के दर्शन आपको होते रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में 3 से 5 डिग्री तक पारा लुढ़कने का अंदेशा जताया है।
बात हैदराबाद की कर लेते हैं। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विमानों की प्रदर्शनी में आत्मनिर्भर भारत की धमक दिखाई गई है। ये एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमानन कार्यक्रम है। देखिए, इस कार्यक्रम में भारतीय विमानन क्षेत्र के विकास और वैश्विक उड़ान के भविष्य को प्रदर्शित किया जा रहा है। 28 जनवरी को इस कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी ने की और कार्यक्रम में सुखोई सुपर जेट 100 यानी SJ-100 का प्रदर्शन किया गया। छोटी दूरी का ये विमान 87 से लेकर 108 सीटों वाला है, जिसे रूस ने बनाया है। ट्विन इंजन वाला ये विमान 3000 से 4300 किलोमीटर की सीमा तक उड़ान भर सकता है और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस के साथ मिलकर इसे भारत में बनाने का समझौता किया है। HAL का बनाया गया ये हेलीकॉप्टर ध्रुव न्यू जनरेशन का भी इस कार्यक्रम में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर 5.5 टन हल्का तो 2 इंजन वाला मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसने 30 दिसंबर 2025 को पहली सफल उड़ान भरी थी। इसे नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए भी डिजाइन किया गया है। भारत और रूस अब भारत के लिए सिविल एविएशन सेक्टर में सुपर जेट 100 यानी SJ-100 एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जो 103 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाला एक खास तरह का एयरक्राफ्ट है, जिसे UAC यानी रशिया की वो एविएशन कंपनी जो एरो डिफेंस कंपनी है, जो सू सीरीज के जो क्राफ्ट होते हैं वो बनाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंग्स इंडिया में जो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है, वहाँ पर SJ-100 आया है। ये पहला ऐसा विमान है जो भारत आया है, HAL इसे लेकर आया है और आने वाले दिनों में भारत में इसे बनाया जाएगा। HAL इसे UAC के साथ मिलकर बनाएगा, तो मेक इन इंडिया के साथ नए आयाम खुलेंगे। आपने देखा कि किस तरह से रशिया के जो पायलट्स हैं, टेस्ट पायलट्स, जो चीफ पायलट हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सुपर जेट 100 के साथ पूरी जो टीम है रशिया की, वो यहाँ पर आई हुई है। ये सब भारत में आए हैं क्योंकि भारत एक बड़ा ग्लोबल मार्केट है एविएशन की, जहाँ तक बात की जाए। और ये आप पहली तस्वीरें देख रहे हैं, अंदर की जो सिटिंग है वो कैसी है। सुपर जेट 100 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आपको दिखाई दे रही हैं। शगुन भारद्वाज मेरे साथ हैं जो आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। तो ये पहला सुपर जेट 100 है जो भारत में है। HAL के साथ मिलकर इसको बनाया जाएगा। सिविल एविएशन के लिए एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान बनेगा। HAL के द्वारा बनाया गया सुपर जेट 100। सुपर जेट की जो बात है, आपको ये भी बताएं कि जो UAC है, रशिया की वो जो कंपनी है जो सू सीरीज के विमान बनाती है, भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 बनाती है, वही कंपनी है जो इसको बना रही है। तमाम दूसरे एयरक्राफ्ट भी बनाती है और भारत में इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। सिविल एविएशन सेक्टर को कैसे आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ आगे बढ़ाया जाए, HAL के लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। भारत और रूस अब भारत के लिए सिविल एविएशन सेक्टर में सुपर जेट 100 यानी SJ-100 एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जो 103 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाला एक खास तरह का एयरक्राफ्ट है, जिसे UAC यानी रशिया की वो एविएशन कंपनी जो एरो डिफेंस कंपनी है, जो सू सीरीज के जो क्राफ्ट होते हैं वो बनाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंग्स इंडिया में जो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है, वहाँ पर SJ-100 आया है। ये पहला ऐसा विमान है जो भारत आया है, HAL इसे लेकर आया है और आने वाले दिनों में भारत में इसे बनाया जाएगा। HAL इसे UAC के साथ मिलकर बनाएगा। हैदराबाद में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन फेस्ट विंग्स इंडिया 26 चल रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ध्रुव न्यू जनरेशन यानी ध्रुव का एक बिल्कुल नया अवतार रखा गया है, जिसे HAL बना रहा है सिविल एविएशन के लिए। यानी ये हेलीकॉप्टर जो अब तक आप सिर्फ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के साथ देखते थे, अब इसे एक नए अवतार में बनाया जा रहा है सिविल एविएशन के लिए। और पहली खेप में 10 हेलीकॉप्टर्स HAL बनाएगा, जिन्हें नागरिक उड्डयन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, VIPs के लिए या
जिस तरह से दूसरे हेलीकॉप्टर्स अभी इस्तेमाल होते हैं टूरिज्म पर्पसेस के लिए, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो HAL ने क्या ख़ास मॉडिफिकेशन किए हैं इस नए ध्रुव हेलीकॉप्टर पे, जिसे नाम दिया है ध्रुव NG, और इसे सिविल एविएशन के लिए बनाया जा रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ HAL के चीफ पायलट हैं विंग कमांडर SP जॉन। सर, आज तक पर आपका स्वागत है। पहली बार हम ध्रुव NG देख रहे हैं, क्या विशेष है? ये ध्रुव NG हेलीकॉप्टर जो है दिस इज मेड, ये इंडिया के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। यूजुअली जो वर्ल्ड में जो इंजन्स वगैरह जो करते हैं, इंजन्स हेलीकॉप्टर ये सब टेम्परेट कंडीशंस के लिए, यूरोपियन कंडीशंस, नॉर्थ अमेरिकन कंडीशंस, उस कंडीशंस के लिए बनाया हुआ है। हमारा देश में जो कंडीशंस एक्सिस्ट करता है, डस्ट, ह्यूमिडिटी, हॉट टेम्परेचर, इसके लिए स्पेसिफिकली ये हेलीकॉप्टर का इंजन्स को हमने और मजबूत बनाया है, ज़्यादा पावर है इसमें। सेकेंडली ये दोनों इंजन्स आपस में बात करते हैं तो दोनों आपस में मेंटेन करते हैं, पावर मेंटेन करते हैं। तीसरा, अगर एक इंजन को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दूसरे इंजन कॉम्पेंसेट करते हैं। अमेरिका का टैरिफ थ्रेट हो या फिर भारत और EU की डील, भारत और रूस के संबंध लगातार निखर रहे हैं, और सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए नहीं, अब रूस भारत के सिविल एविएशन सेक्टर के लिए भी नए आयाम तलाश रहा है। और आपको हम दिखा रहे हैं ऑरस, ये वो एयरक्राफ्ट है जो बिजनेस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, और भारत में HAL और रूस की UAC इसे मिलकर बनाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये सुपर बिजनेस जेट कैसा दिखता है आपको, पहली बार आज तक पर हम दिखाने वाले हैं। किस तरह के मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि ये बिजनेस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है तो इसमें जो पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या को ज़रूरत के मुताबिक घटाया और 16 तक बढ़ाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, यानी कि अगर कोई डिग्निटरी, कोई बिजनेस क्लास पैसेंजर या फिर कोई स्टेट हेड इस विमान को इस्तेमाल करता है तो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा के साथ साथ अपने काम को कैसे लगातार जारी रखा जा सकता है पूरे कंफर्ट और सेफ्टी के साथ, उसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। डिस्प्लेज यहाँ पर हैं ताकि आपको जर्नी के बारे में लगातार पता चलता रहे कि आप कहाँ पहुँचे हैं या दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन हो, उसके लिए भी यहाँ पर पूरा इंतज़ाम है। किस तरह का अरेंजमेंट, आप देखिए कि किसी एयरक्राफ्ट में इस तरह का अरेंजमेंट कम दिखाई देता है, और ये पहली तस्वीरें हैं ऑरस की जिसे राष्ट्रपति पुतिन भी इस्तेमाल करते हैं अपनी जर्नी के लिए। भारत में जब वो आए थे दिसंबर 2025 में, तो AC एयरक्राफ्ट पर थे, बहुत चर्चा थी ऑरस की। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर इस बिजनेस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को अब भारत में बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। HAL SJ-100 यानी सुपरजेट 100 को बनाएगा, साथ ही संभावना तलाशी जा रही है कि कैसे उसके साथ साथ SBJ जो बिजनेस कैटेगरी का जहाज़ है उसको यहाँ पर भारत में बनाया जाएगा। बहुत खास यहाँ पर मॉडिफिकेशंस हैं। ये लैबोरेटरी एरिया है जो आम विमान होते हैं उनसे ये बहुत अलग है, क्योंकि लंबी जर्नी होगी। जो VIPs हैं उनको आप देखिए कि यहाँ पर फ्लाइट पर उनको कैसे जो बेदिंग के लिए ज़रूरी है उनके लिए यहाँ पर ख़ास स्नान घर भी है विमान के ऊपर। तो पूरा इंतज़ाम यहाँ पर यात्रा की सुरक्षा के साथ साथ, यात्रा लंबी है तो कैसे उसके दौरान डिग्निटरीज हैं जिनके पास वक्त अमूमन कम होता है, उनका वक्त बहुत कीमती होता है, वो अपने कामकाज को जारी रख सकते हैं। जो कंपनी है UAC, वो रूस की एकमात्र बड़ी एरो डिफेंस कंपनी है जो जहाज़ बनाती है, फाइटर्स बनाती है, Su-30 के तरह के विमान जो बनाती है जिन्हें भारत के लिए पहले भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो वही UAC HAL के साथ मिलकर भारत में इस तरह का विमान बनाएगी। वर्ल्ड क्लॉक्स आप देखिए, अलग अलग जगहों पर क्या वक्त हो रहा है, कहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त जर्नी में, वो सब यहाँ पर देखा जा सकता है। और देखिए, हैदराबाद में आयोजित हो रहे एयर शो में विमानों की प्रदर्शनी तो लगी ही है। सूर्य किरण टीम विमानों के साथ करतब दिखा रही है, तो वहीं ड्रोन शो ने पूरी प्रदर्शनी के आयोजन में ही मानो चार चांद लगा दिए। दरअसल इस विमान प्रदर्शनी और ड्रोन शो का मकसद ही भारतीय एविएशन सेक्टर के लगातार हो रहे विकास, उसकी काबिलियत को विश्व स्तर पर दर्शाना है।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बेगमपेट में रंग बिरंगी लाइटों से सजा आसमान दरअसल एक एरोबेटिक शो का हिस्सा है। विमानों के इस मेले में हुआ ये शानदार ड्रोन शो हर किसी का मन मोहता नजर आया। दरअसल एशिया की सबसे बड़ी सिविल एविएशन प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2026 बेगमपेट में लगी हुई है, जिसमें 34 विमानों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। इसका आगाज 28 जनवरी को हुआ और ये प्रदर्शनी 31 जनवरी तक चलेगी। ऐसे में रात के वक्त हरे रंग की रोशनी से जगमगाते ड्रोन्स का ये जमावड़ा भी क्या खूब नजर आया, जो फिर नीले रंग में समाते हुए और भी गहरा होता चला गया। तभी एक आकृति ऊपर उठी। एक विमान की विंडो वाली आकृति के बीच से जगमगाता चार मीनार और विमान नजर आया। जाहिर है हैदराबाद की ये शान ही अपने आप में निराली है। एक से बढ़कर एक दृश्य को ड्रोन्स के माध्यम से यहाँ उकेरा गया, जिसमें एक बड़ा सा एयरपोर्ट यानी ATC नजर आया। इसके ऊपर उड़ता हुआ विमान और क्रू देश की एविएशन शक्ति और योग्यता को दर्शा रहा था। इसके साथ ही इन ड्रोन्स ने भारत का नक्शा भी बनाया, जिसमें लाल और नीले रंग में विमान के प्रतीक देश भर के हवाई अड्डों को जोड़ रहे थे और फिर एक इमेज घूमते हुए ग्लोब में गायब होती नजर आई। जाहिर है अलग अलग फॉर्मेशन में आयोजित किया गया ये ड्रोन शो इस एरोबेटिक शो का आकर्षण रहा, जिसमें भारत के विमानन सफर को बखूबी बयां किया गया। पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। जाहिर है जहां देश में एक समय हवाई यात्रा केवल एक सीमित वर्ग तक ही सिमटी थी, आज वही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। ऐसे में विंग्स इंडिया 2026 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी है, जिसमें करीब 34 विमान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप एक जगह पर पूरे भारत की झलक देखना चाहते हैं तो दिल्ली के लाल किले चले जाइए। दरअसल वहां पर इन दिनों भारत पर्व चल रहा है, जहां आपको 26 जनवरी की परेड में शामिल झांकियां दिखेंगी। साथ ही लोक नृत्य और अलग अलग राज्यों का टेस्टी खाना भी आपको मिलेगा। देश की सांस्कृतिक विरासत, स्वाद और शिल्प कला का भव्य संगम गणतंत्र दिवस की भव्यता के साथ साथ भारत की विविधता को करीब से देखने का मौका दे रहा है आपको भारत पर्व 2026। लाल किले के ठीक सामने स्थित लॉन और ज्ञान पथ पर आपको भारत की जितनी भी परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा और व्यापारिक चीज़ों से रूबरू होने का मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 31 जनवरी तक बहुत कुछ खास आपको यहाँ मिलेगा। अलग अलग राज्यों की झांकियाँ भी देखने को मिलेगी। पर में रंगारंग संस्कृति की जो है भरमार आपको दिखने वाली है और वो किस तरीके से आप पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर बैंड्स आए वो परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की जो समूह है, जो लोक संगीत है, वो अपनी कला दिखाते हुए नजर आएंगे। कहाँ से आए आप? हम बंचियारी गांव, पलवल डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा से आए हैं। अच्छा, अपना आप जो है लोक संगीत सिखा रहे हैं। ये फोक डांस, ये नगाड़ा है, नगाड़ा पार्टी बोलते हैं। इसे बंचियारी गांव में ही है, दाऊ जी का मंदिर है। ये देश विदेशों में भी जा चुकी है ये पार्टी।
जो झांकियां आप लोग परेड के समय, परेड के दौरान जो है वो नहीं देख पाए, वो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की जो झांकियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। किस तरीके से भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, परंपराएं हैं और विकास यात्रा को बेहद करीब से ये सभी झांकियां जो है वो प्रस्तुत करती है। खाने के शौकीनों के लिए भारत पर किसी जन्नत से कम नहीं होने वाला है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारे राज्यों की जो एक खास जो खाने के पकवानों की अगर हम बात करें तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हो आके? हाँ जी। डांस देख रहे हो, झांकियां देखिए, क्या देखा अभी तक? झांकियां। तो अगर आप भी गणतंत्र दिवस के जश्न को भारत की संस्कृति, कला और स्वाद के साथ जीना चाहते हैं तो लाल किले में भारत पर्व आपका इंतजार कर रहा है। कैमरा पर्सन मनीष भिदुड़ी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, भारत पर्व में और भी बहुत कुछ खास है। यहाँ सेना के बैंड परफॉर्म करते हैं तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। सेना के बैंड ने जय हो गाने की धुन बजाई तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। और चलिए बात भजन क्लबिंग की कर लेते हैं, जो बदलते जमाने में भजन का नया अंदाज बन चुका है। जेन जी और युवा पीढ़ी के लिए भजन क्लबिंग स्वैग के साथ भक्ति का एक नया अध्याय लिख रहा है। इस आधुनिक जमाने में भजन क्लबिंग युवा पीढ़ी के लिए नया आध्यात्मिक मार्ग बन रहा है। माधवास रॉक बैंड ने भी भजन क्लबिंग की शुरुआत की है। माधवास रॉक बैंड से जुड़े कलाकारों के सुर और ताल पर झूम रही इस मंडली में हर उम्र के युवा शामिल हैं। देखिए, ये भजनों के जरिए ईश्वर की स्तुति और भक्ति में लीन है। आज की युवा पीढ़ी के लिए भजन क्लबिंग एक नया ट्रेंड बन गया है, जिसे वो नाइट क्लब, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स या फिर डांस पार्टी के विकल्प के तौर पर देखते हैं। आध्यात्मिक माहौल में अपनी रुचि तलाशते हैं, जहां भगवान कृष्ण से जुड़े भजनों का भी मॉडर्न अवतार सुनाई देता है। भजनों के इस नए रूप की तरह युवाओं का रुझान तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए मुरली वाले की ये माधवास रॉक बैंड है, इनको आपने इंडियाज गॉट टैलेंट में भी देखा होगा, लेकिन ये टैलेंट तो इनका 20 साल पुराना है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो अभी इसी ट्रेंड में उन्होंने अपनी दिलचस्प दिखाना जो है वो शुरू करा है, और भागीदारी कुछ इस तरीके से कि अब हर कोई जो है वो क्लबिंग जहाँ पर पार्टी होती है, बहुत तेज़ नाच गाना होता है, हाथों में नशे की क्लासेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है नशा सिर्फ भक्ति का, भाव का, और एकदम मर्यादा में रहकर। तो आप देख सकते हैं कि आपको सभी जो है ज़मीन पर बैठे नजर आएंगे। हाँ, बड़े लोगों को छोड़ सकते हैं हम, उनके लिए थोड़ा एक्सेप्शनल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिना शूज़ के ये लोग बैठे हैं, किसी तरीके के हाथ में आपको ग्लासेस जो है वो नज़र नहीं आने वाले, सिर्फ और सिर्फ एक भाव है, और वो भाव इनके चेहरे पे भी नज़र आ रहा है। लेकिन हम सीधा अपने आर्टिस्ट लोगों के पास जाएंगे। ये जैमिंग जो ट्रेंड बन गया, एक मूवमेंट एक्चुअली ये बनती जा रही है, कैसा लगता है कि हम ये तो आजकल की जो जनरेशन है उनका इन्वॉल्वमेंट अब दिख रहा है, लेकिन ये आप लोगों के लिए 20 साल पुराना एक जोश है। जैसे जेंजी की अगर बात की जाए तो माधवास की अगर आप जर्नी देखेंगे, और माधवास के इनफैक्ट आप भजन भी सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें कोई एक जॉनरे से हम एक जॉनरे से अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं। हम उसमें रॉक भी गाते हैं, रेगे भी गाते हैं, पॉप भी गाते हैं, क्लासिकल भी गाते हैं, और जो जेंजी है उनसे हम काफ़ी सालों से कनेक्ट करते आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, जो सब लोग बोल रहे हैं कि जेंजी देखिए आजकल भजन में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वो फील काफ़ी टाइम से रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो ये है ना, जो ये सेक्ट है, जो जेंजी वाला क्राउड है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि शास्त्रार्थ में भी कहा गया है कि जो ये जान चाहता है कि जितना मर्जी भटक लो, लेकिन असली आनंद जो है भगवान के नाम में ही है, तो वो ये जान गए हैं। तो जानकर मुझे बहुत खुशी होती है, इनको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है ये जो सनातन की जर्नी शुरू हुई है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि किस तरह से लोग इसमें आनंद उठा रहे हैं, खासकर जेंजी यानी यूथ, तो ये एक लहर है, और ये लहर ऐसी शुरू हुई है कि जिसका नंदरानी ने जैसा बोला कि इस आनंद में जब कोई डूबता है तो बाहर निकलने का नाम नहीं लेता, तो तैयार हो जाइए इस लहर के लिए। ये लहर बहुत आगे तक जाने वाली है। आई गेस जो ये भजन क्लबिंग नया स्टार्ट हुआ है, हम क्लब वहाँ पे जाते रहते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह में, बट व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड भजन क्लबिंग इन इंदिरा गांधी स्टेडियम, आई फेल्ट देयर वाज समथिंग डिफरेंट इन द एयर, एंड हमें लगा था हम थक जाएंगे एक्सेट्रा, बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन। सो दिस न्यू काइंड ऑफ ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन, आई थिंक सो दिस शुड गो। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। Yeah, everybody is here, and I think everybody is enjoying the event and the songs and the bhajan clubbing like this. So I think this trend should go on, and people are liking it a lot. So this is very nice. अपने फ्रेंड्स को किस तरीके से प्रमोट करते हो ये चीज़ कि यार वो क्लबिंग छोड़ो और ये क्लबिंग का हिस्सा बनो? सब ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ, सब बहुत मतलब ये पूरे कैसे वाइब टाइप से इसमें सब बहुत अब इंटरेस्टेड है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि अब ऐसे लग रहा है कि अब हमारे साथ बच्चे भी आते हैं और हम भी बच्चों के साथ कहीं पे भी जा सकते हैं। पहले हम सोचते थे कि हम क्लबिंग में मतलब बच्चों के साथ जाने में हमें थोड़ा सा वो लगता था, बट अब जैसे ये भजन क्लबिंग शुरू हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि होना चाहिए। पीएम ने जब से इस चीज़ का जिक्र किया, कैसा लगा था? कि बहुत अच्छा लगा था, एंड आई फेल्ट कि नाउ दैट भजन क्लबिंग हैज़ बिकम सच अ थिंग, अगर श्री नरेंद्र मोदी जी उसको वैलिडेट कर रहे हैं तो वो सच में कोई चीज़ है, एंड पीपल शुड रियली गेट ऑन द वैगन, और चलिए भजन क्लबिंग करते हैं साथ में। लोगों को एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था। हम लोगों ने जो किया वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। थ्रू आवर प्लेटफॉर्म वी आर हैप्पी कि एक लहर ऐसी चली कि ऑल ओवर इंडिया कई सारे लोग भजन क्लबिंग को इंट्रोड्यूस करके अलग अलग जगहों पे इवेंट करते आ रहे हैं। इवन अस, हमने लास्ट टाइम 3000 का किया, इस बार इसलिए हमने टारगेट लिया कि नहीं, हम लोगों को इतना बड़ा करना है कि 2-2.5 घंटे का नहीं, फुल डे का करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इवेंट जो 1 मार्च को आ रहा है होली का राउंड, वो 12 से लेकर 10 बजे तक, मतलब इट्स लाइक हम इतना बड़ा इवेंट करने की प्लान कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और उनको समय का रिस्ट्रिक्शन ना हो। बड़ा अच्छा लगता है। पहले बच्चे रात को 10-11 बजे पार्टियों में जा रहे होते थे तो लगता था कि पता नहीं रात में
कहीं किसी से झगड़ा ना कर ले, कुछ ना कर ले। पर ये भक्ति में जा रहे हैं तो भजनों में जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ सेफ है, सब कुछ सेफ है। और नए स्टाइल का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जागरण है। होता तो पहले भी था पर बच्चे नहीं जुड़ते थे क्योंकि वो स्लो म्यूज़िक होता था। अब ये फास्ट म्यूज़िक की वजह से बच्चे को हमसे कहते हैं कि आप हमारे साथ चलोगे क्या, तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब। अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज, जहां पर आस्था का सबसे बड़ा माघ मेला चल रहा है। करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर अपने घरों को लौट चुके हैं और अभी भी संगम में स्नान के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। माघ मेला की शुरुआत गंगा पूजा के साथ होती है। गंगा नदी पर कुछ वक्त के लिए कई पीपा पुल भी बनाए जाते हैं, जहां पर पुलों से श्रद्धालु एक जगह से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। यहाँ की परंपरा ये है कि श्रद्धालु इन पुलों की पूजा करते हैं और एक छोर से दूसरे छोर तक फूलों की माला बांधी जाती है। मां गंगा से मनोकामना मांगते हैं ये श्रद्धालु। जब कामना पूरी हो जाती है तो इन पुल पर फूलों की माला बांधी जाती है। ये मां गंगा को धन्यवाद देने का एक नया तरीका है। पूरी हो गई इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। हाँ। क्या बांध रही है पुल पर? माला यहाँ से उस पार तक के पूरा पुल बांध पूरा। हम लोग जो है मान्यता मानते हैं किसी भी कार्य को पूरा होने के लिए। जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो हम उसको मानते हैं। तो किस नंबर के माघ मेले में पूजा पाठ के हर रंग नज़र आते हैं, लेकिन खास बात यह है कि प्रयागराज के पीपे पुल जो बनाए जाते हैं उसकी भी पूजा की जाती है। वो इस आशय से कि जो मान्यता मांगते हैं, जो अपने परिवार के लिए सुख शांति की चीज़ें मांगते हैं, उसके लिए बाकायदा आने और जाने वाले रास्ते पर फूलों की एक माला बांधते हैं। आपको चारों तरफ मालों की लटा नज़र आएगी और वो पुल के चारों तरफ बंधा हुआ है। आप देखेंगे फूलों से पूरा बंधा हुआ है। इसके पीछे कई प्रकार की मान्यताएं हैं, लोग बांधते हैं और उनका ये कहना है कि जब हमारी चीज़ें पूरी होती है तो ही हम लोग इसको बांधते हैं। आप जानते हैं ये पीपे के पुल पे क्या बंधा है? जी हाँ, ये फूलों की माला बंधी हुई है। जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है वो गंगा जी पे इस पार से उस पार पुल माला मानते हैं और इसी के माध्यम से बांध देते हैं। इस पार से उस पार गंगा जी को माला चढ़ाते हैं। क्या है इसके पीछे वजह? इसके पीछे वजह उनकी मान्यताओं को पूरा होना, जो पूरा होना। जी।